हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन सूर्या प्रोग्रेस माइंड। गाइज, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। गाइज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैप्टर को बिल्कुल ही लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट्स क्लियर होगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। गाइज, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, अपने लाइन्स की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर और सारे नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। यानी पहली एक लड़की का नाम है और बूझो एक लड़का का नाम है, जो कि समर वेकेशन में अपने अंकल के यहाँ गए हैं। देयर अंकल इज अ फार्मर, जो कि उनके अंकल जो है वह किसान हैं। वन डे दे साव सम टूल्स लाइक खुरपी सिंकल सावेल प्लग इट इज इन अ फील्ड। यानी ये दोनों एक दिन अपने अंकल के फील्ड में कुछ औजारों को देखा, जैसे कि खुरपी सिंकल सावेल प्लग। गाइस, हम आपको इन औजारों को फिगर के माध्यम से नीचे बताएंगे। पहले आप इतना समझ जाइए कि इन दोनों ने अपने अंकल के फील्ड में इन औजारों को देखा। चलिए अपने अगले, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ यूज दिस टूल्स। यानी मैं जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। यू हैव लर्नड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। यानी हमने पहले ही सीख चुका है, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग जीव हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गाइस, भोजन है तो हम हैं, भोजन नहीं तो लाइफ एक्सिस्ट नहीं करेगा। प्लांट कैन मेक देयर फूड फॉर देमसेल्फ। यानी जो प्लांट होते हैं वे स्वयं भोजन पका सकते हैं, स्वयं भोजन बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वे अपना भोजन को कैसे सिंथेसिस करते हैं, कैसे संश्लेषण करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड। आप बताइए, आप एक क्वेश्चन किया गया है, एनिमल के सहित जितने भी मानव हो गए, जानवर हो गए, वे अपने भोजन को नहीं पका सकते हैं, अपने भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, इन जानवरों को भोजन कहाँ और कैसे मिलता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अपने अगले लाइन्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए कि हम लोग भोजन आखिर करते क्यों हैं, भोजन हम लोग खाते क्यों हैं। तो गाइस, जाहिर सी बात है, भोजन हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं। यदि भोजन रहेगा, भोजन खाएंगे तभी हमारा लाइफ जो है एक्सिस्ट करेगा, वरना लाइफ हमारा जो है वो नहीं रहेगा विदाउट फूड। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। हमने आपको अपने तरफ से बताया, अब चैप्टर क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलिटी बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरी आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। यानी हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का जितना भी ऊर्जा होता है, जो भी एनर्जी होता है, हमारे बॉडी का विभिन्न अंगों में चला जाता है। कैसे, तो हम आपको बताते हैं। जब हमारा बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक कांस्टेंट स्पीड से हमारा बॉडी वर्क करता है, जैसे कि हमारा डाइजेशन, हार्ट जो हमारा पंप करता है, ये सभी वर्क जो है वो विदाउट एनर्जी का नहीं हो सकता है। जितने भी हमारे बॉडी में वर्क होता है, डाइजेशन, एक्सक्रेशन और रिस्पिरेशन, हम लोग श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन तंत्र अपना जो मेरा काम करता है हम लोग का, वे सभी एनर्जी से ही चलता है।
जैसे एक गाड़ी को पेट्रोल की आवश्यकता होती है, एक गाड़ी को फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इतना ही समझ गए होंगे कि भोजन का कितना बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमारे डेली लाइफ में होता है। तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। यदि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को कर दीजिए अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ, यानी हम लोग अपने भोजन को दो तरीक़ों से ले सकते हैं। एक तो प्लांट से भी लेते हैं। कैसे प्लांट से लेते हैं तो हम आपको बता दें कि जितने भी हम लोग फल मूल खाते हैं और सब्जियां, कच्ची सब्जियां खाते हैं, वो सभी प्लांट से ही आते हैं। जानवर का हम लोग जो भी मांस खाते हैं, जैसे मछली हो गया, मीट हो गया, ये सब कहाँ से आता है तो जानवरों से आता है। तो हम दोनों तरीक़ों से भोजन को अपना लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही तरीके से भोजन को लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन कंट्री। यहाँ पे सही कह रहा है, ये क्वेश्चन सही किया है कि हमारी इतने बड़ी जनसंख्या में, माना कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम इतने बड़े जनसंख्या में, इतने बड़े देश की जनसंख्या में हम लोग सभी को भोजन कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए गाइज, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, कैसे इतने बड़े देश को हम लोग भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, एक क्वेश्चन किया है हमसे, एक और क्वेश्चन है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी भोजन को हम लोग बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करके इतने बड़े जनसंख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। किसको, भोजन को। तो यहाँ पे देख लीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी हम इतने बड़े जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड तब करा सकते हैं जब हम रेगुलर प्रोडक्शन करेंगे। व्हेन यू रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, यानी हम लोग रेगुलर प्रोडक्शन से हम लोग इतने बड़े जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, भोजन को प्रोवाइड करा सकते हैं। और प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उस भोजन को जो रेगुलर प्रोडक्शन हुआ है उसके बाद से जो भी भोजन बचा है उसको रेगुलर क्या करना है गाइज, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक आवश्यक भोजन को दूसरे तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी बांटा जाए। जैसे हम एक बोरा राइस, एक केजी राइस मान लीजिए कि हम आपको दे रहे हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट। जैसे एक दूसरे से हेरा फेरी होता है क्या, भोजन को, जैसे राइस ले लो और गेहूं दे दो, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो गाइज जितने भी आवश्यक वाले फूड होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रॉपर मैनेजमेंट करके और रेगुलर प्रोडक्शन करके हम लोग इतने बड़ी जनसंख्या में, इंडिया में इतने बड़ी जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, भोजन को प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आया है जो कि 1.1 है, हम इसे पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में। तो गाइज ये चैप्टर इसी के बेसिस पे है। कुछ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टिल 10,000 BC पीपुल वर नॉमिनेट, यानी 10,000 BC पहले जो लोग थे वे नॉमिनेट थे। क्या थे गाइज, इधर उधर घूमने वाले लोग थे। नॉमिनेट का मतलब समझ लीजिए, इधर उधर घूमने वाले लोगों को नॉमिनेट कहते हैं। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी वे लोग भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, इधर इधर से उधर जाते रहते थे कि भोजन मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, मतलब आश्रय मिल जाए, रहने की कुछ आश्रय, मतलब समझ लीजिए कि रहने का कोई व्यवस्था। दे एट रॉ फूड एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल फॉर फूड, यानी वे लोग क्या करने लगे, हरे हरे सब्जियां और फलों को खाने लगे। उसके बाद से जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों को मारकर भोजन के रूप में उसको शिकार करते थे। गाइस यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए हंटिंग द फूड, सॉरी हंटिंग द एनिमल, यानी उसके बाद से उन लोगों ने जानवरों को मारने लगे
और क्या करने लगे, भोजन के रूप में उसको देखने लगे। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है लेटर, उसके बाद दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस वेट एंड अदर फूड क्रॉप, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि वे लोग उसके बाद से वे लोग क्या करने लगे हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी माइंड जो हुआ डेवलप्ड, उसके बाद से उन लोगों ने कुछ कुछ क्रॉप को कल्टीवेट करने लगे, जैसे कि राइस। गाइस सबसे पहले राइस और वेट का ही एग्रीकल्चर हुआ था। क्या हुआ था गाइस, कल्टीवेट हुआ था। पहले के जो लोग थे, जो नॉमिनेट लोग थे, इधर उधर घूमने वाले लोग थे, उनका जो माइंड थोड़ा सा डेवलप किया, उसके बाद से उन्होंने अपने माइंड को अप्लाई करके कुछ भोजन को उन लोगों ने क्रॉप किया। तो उस क्रॉप का नाम है गाइज राइस और वेट। सबसे पहले राइस और वेट को ही ग्रो किया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का बॉर्न कैसे हुआ। यदि क्वेश्चन में आता है कि एग्रीकल्चर का बॉर्न यानी जन्म कैसे हुआ, तो आप लोग इतना बता सकते हैं, तो आपका आंसर फुल मार्क्स का मिलेगा। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना आपके लिए उतनी नेसेसरी है जितनी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अपने अगले लाइन्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि when plant of same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। यानी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, क्रॉप। ये चैप्टर में क्रॉप पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना पढ़ लें क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं? तो जब हम मान लीजिए एक बड़ा सा फील्ड है, उस फील्ड में हम एक ही प्रकार के कोई फसल को उत्पाद कर रहे हैं, जैसे एक ही प्रकार के हम फसल को पूरे फील्ड में क्रॉप किए हुए हैं, उसी को गाइज हम लोग क्रॉप कहते हैं। गाइज इतना आप समझ लीजिए कि जब हम एक प्रकार के फसल को एक ही फील्ड में उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं क्रॉप। आपको फॉर एग्जांपल के लिए हम बता सकते हैं यहाँ पे, सॉरी गाइज पहले इसको मिटा लिया जाए। यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वेट। यानी कह रहा है यहाँ पे जब हम गेहूँ का फसल उगाते हैं, तब हम एक फील्ड में पूरे फसल जो होता है वो गेहूँ का ही होता है, गेहूँ का ही उगाते हैं। क्या गाइज आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि जब हम लोग फसल का गेहूँ का उत्पाद करते हैं, तो इसका मतलब हुआ, गेहूँ का उत्पाद करने का मतलब हुआ, गेहूँ को ग्रो करने का मतलब हुआ कि हम एक फील्ड में सभी जो पौधा होगा वो गेहूँ का ही होगा। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे गाइस। तो क्रॉप किसे कहते हैं? तो क्रॉप हम उसे कहते हैं जब एक बड़े फील्ड में एक ही प्रकार के अनाज को उगाते हैं, एक ही प्रकार को के सीड्स को उगाते हैं, उसी को हम लोग क्रॉप कहते हैं। You already know that crop are of different type like cereals, vegetables and fruit। यानी हम लोग पहले से ही हम लोग जानते हैं कि क्रॉप जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे सीरियल्स अनाज, वेजिटेबल सब्जियां और फ्रूट्स। These can classify on the basis of season in which they grow। यानी इन फसलों को हम लोग सीजन के आधार पर, किस सीजन में कौन सा फसल अच्छा से उत्पाद होता है, उसके आधार पर हम लोग क्या किए हैं, तो क्लासिफाई कर दिए हैं। किसको गाइज? तो क्रॉप को। क्रॉप को हम लोग जिस सीजन में ग्रो करता है, उस सीजन के अकॉर्डिंग हमने क्रॉप को क्या किया है, बांट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। यानी इंडिया जो है एक बड़ा विशाल कंट्री है, यानी देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी वन रीजन टू अनदर। यानी इतने बड़े देश में हमारे इंडिया जो है बहुत ही बड़ा देश है, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वो दूसरे क्षेत्र से क्या करता है गाइज, वेरी करता है। ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच यहाँ पे कह रहा है देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। यानी क्रॉप को हम लोग
अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग क्रॉप को, विभिन्न प्रकार के क्रॉप को ग्रो करते हैं। डिस्पीटीज डिवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन तरीकों के बावजूद जो हम क्रॉप को अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं, तो समझिए कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। ये हैं खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। यानी पहले तो हम लोगों ने सीजन के आधार पर 3 टाइप्स हम लोग पढ़े थे, खरीफ, रबी और जैड। हम लोगों ने सीजन के आधार पर क्रॉप्स को 3 भागों में डिवाइड किया था। तो हम इस चैप्टर में केवल 2 ही पढ़ने वाले हैं, 2 ही टाइप के। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द क्रॉप विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया is generally from June to September. Paddy, maize, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन etc आर खरीफ क्रॉप। यानी कह रहा है कि खरीफ क्रॉप्स हम कह सकते हैं कि जितने भी फसल है, जो भी फसल हम रैनी सीजन के समय में उगाते हैं उसे ही हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। गाइस आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छे से है कि जो हम लोग रैनी सीजन में जिस भी क्रॉप को उगाते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे इंडिया में जो रैनी सीजन है वो आम तौर पर जून से लेकर सितंबर तक होती है। इन दोनों के बीच में हम लोग पेडी, मैच, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन etc का क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। खरीफ क्रॉप्स ही यह है। तो पेडी मिस होता है गाइज, धान होता है। गाइज चलिए अपने अगले क्लासिफिकेशन के पर चला जाए, बेस्ड ऑन सीजन। तो यहाँ पे कह रहा है एक रबी क्रॉप्स कह रहा है कि द क्रॉप ग्रो इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी हम लोग जिस फसल को विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, मतलब विंटर सीजन में उगाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप्स। यानी हम लोग ठंडी के मौसम में जिन जिन फसलों को उगाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कह सकते हैं। देयर टाइम पीरियड जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। यानी हम लोग एग्जाम्पल के तहत कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो विंटर सीजन का जो समय होता है लगभग अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। मार्च के बीच में ही हम लोग इन फसलों का उत्पाद करते हैं, जैसे कि ग्राम चना हो गया, वेट गेहूं का फसल हो गया, पी मटर हो गया, मस्टर्ड और लिनसीड हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेस। यानी इसके बाद से पल्स और वेजिटेबल को हम लोग समर वेकेशन के दौरान क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। और बहुत सारे जगहों पर क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। गाइस यहाँ पे 1.2 में कह रहा है कुछ द बेसिक गाइज। तो गाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग उसका आंसर बताइएगा। पहले एक टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे सेकेंड 1.2 कह रहा है, 1.1 हमने पढ़ लिया और 1.2 पढ़ लेते हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन सा बेसिक जो होता है, जो भी अप्लाई माइंड होता है वो करते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि हम लोग इतने बड़े जनसंख्या में, अपने देश को इतनी बड़ी जनसंख्या को सभी को भोजन कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। आप लोग अपने अपने विचार को कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाइएगा, सही या फिर गलत। यदि स्टूडेंट हैं, यदि पढ़ रहे हैं तो ज़रूर ये काम कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगा। अपने तरफ से गलत सही का जवाब देते हुए कमेंट सेक्शन में मेरे पास ज़रूर भेजिएगा। यदि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है तो मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं 91 425 29 900।
80। गाइज इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते, सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने आंसर को, यदि पर्सनल करना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि वाई कैन पेडी नॉट ग्रो इन विंटर सीजन। गाइज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने अपने थॉट से कमेंट माध्यम के द्वारा बताइए कि क्यों हम लोग पेडी को यानी धान को सर्दियों के मौसम में हम ग्रो नहीं कर सकते, ऐसा क्यों। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ज़रूर बताइएगा गाइज इसको। यदि मैं आप क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर करा दूंगा, फिर भी आपको अपने तरफ से कुछ आंसर को लिखना है, क्योंकि यदि अपने तरफ से आंसर दीजिएगा तो आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका डेवलप करेगा कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है। चलिए आप एक और कुछ कह रहा है कि पेडी रिक्वायर्ड एट अ प्लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज अ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल ही गया हमको। यानी पेडी को हम लोग यानी धान को हम लोग बड़े एक वाटर के प्लॉट में क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। गाइस हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आप लोग देखते होंगे कि रेनी सीजन में जब बारिश होता है तो हमारे खेतों में, आसपास के खेतों में वाटर जो होता है वो उपज को बहने लगता है, यानी भर भर जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है। कभी कभी तो बारिश होने के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी हो जाता है उस पानी से। हमारे खेत तो पूरा पानी से डूब ही जाते हैं, साथ साथ हमारे घर भी इस पानी का शिकार हो जाते हैं। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं, जब रेनी सीजन में बारिश होता है तो हमारे प्लॉट जो होता है, प्लॉट में पानी भर जाता है, और उस पानी भरे हुए पानी में हम लोग पेडी को क्या कर सकते हैं गाइज, तो ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए हैं कि हम लोग क्यों केवल रेनी सीजन में ही करते हैं, क्योंकि जो पेडी का जो फसल होता है वो वाटर में ही होता है। पहले वाटर में नहीं बोएंगे, आप इसको उगाएंगे तो कभी भी आपको फल नहीं देगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह की हम लोग भोजन करते हैं अपने टाइम के अनुसार, जब हमें भूख लगता है तभी हम लोग भोजन करते हैं, उसी तरह जिस तरह पेडी का जो रिक्वायरमेंट है वैसे ही हम लोग को भरपाई करना पड़ेगा। तो आप लोग इतना समझ गए हैं कि जो पेडी है केवल रेनी सीजन में ही ग्रो कर सकता है, न कि विंटर सीजन में। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेक बाय द फार्मर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कल्टीवेशन में जो हमारे अनेक प्रकार के एक्टिविटियाँ फार्मर के द्वारा लिया गया है ओवर पीरियड, मतलब बहुत सारे टाइम में। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे यू मे फाइंड दैट दिज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय गार्डनर ऑफ इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ornamental plant in your house. These activity or tasks are referred to agricultural practices. Guys, referred to as agricultural practices. यानी हम लोग जो क्रॉप को उगाते हैं वो विभिन्न प्रकार के एक्टिविटियों के द्वारा, जो फार्मर के द्वारा लिया गया है विभिन्न प्रकार के एक्टिविटियाँ, उसके द्वारा हम लोग क्रॉप को ग्रो कर पाते हैं। तो इस क्रॉप के ग्रो करने का जो मुख्य है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ही है। दिज एग्रीकल्चरल गाइज हम आपको बता दें कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो बहुत सारे पार्ट से इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि दिज एक्टिविटी आर लिस्टेड बिलो। यानी इस एक्टिविटी को नीचे जो लिस्टेड किया गया है उसे आप लोग अच्छा से समझिए। तो ये जितने भी हैं यहाँ पे 1 से लेकर 7 कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का पार्ट हैं। ठीक है गाइज, प्रिपेयरिंग द सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग ऑफ फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। गाइज आप अच्छे से समझ जाइए कि हम लोग किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सीड है उसे सोइंग करते हैं। उसके बाद से हम उस सीड को बढ़ने के लिए
उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। उसके बाद इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, और हम लोग उस वीड्स का जो भी जितना भी बीज है उसका हम लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं। जो बीच में जो फर निकल आए हैं उसका हम लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं। उसके बाद जो पूरा कार्य होने के बाद हार्वेस्टिंग करके उसको स्टोर करते हैं। तो ये सारे मेन एक्टिविटियां हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो कि हमारे किसानों के द्वारा लिया गया है। तो आइए यहाँ पे 1.3 कर लेते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को हम लोग प्रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं सॉइल को प्रिपेयरिंग कैसे करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी हम क्रॉप को सबसे पहले क्रॉप को उगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं यानी तैयार करते हैं। जब हम लोग सॉइल को तैयार करेंगे तो हम लोग बीज को आसानी से क्या कर सकते हैं गाइस, बो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी हमारा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क जो होता है एग्रीकल्चर में वो यही होता है कि क्रॉप को ग्रो करने से पहले उस मिट्टी को लूज करना होता है। उस कभी कभी आप देखे होंगे कोई कोई फील्ड में बड़ा बड़ा छोटा छोटा जो सॉइल होता है उसको हम लोग फोड़ कर पहले लूज कर देते हैं, उसमें नमी ला देते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिज अलाउ द रूट टू penetrate deep into the soil. The loose soil allow the root of the breath easily even when they go deep in the soil. गाइज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, आप इस सब लाइन को, इन सभी लाइनों को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन से किया गया है कि हम लोग जब लूज करते हैं किसको, सोयल को, तो ये यही अलाउ करता है कि जो सीड्स का जो बीज का जो रूट होता है वो जितना अंदर जाएगा उसमें उतनी ही पेनिट्रेटेड आएगी। तो गाइज उस लूज सोयल से ही फायदा होता है कि जब हमारा फसल का रूट जो होता है बहुत सारा गहराई में चला जाता है तो उसमें आसानी से वाटर और ब्रीथ कर सकता है, वाटर को ले सकता है और सांस को ले सकता है। गाइज यदि हम लोग मिट्टी को ढीला नहीं करेंगे और और क्रॉप को ग्रो कर देंगे तो हमारा क्रॉप जो होगा वो नहीं हो पाएगा। तो जब हम लोग, आप लोग समझ सकते हैं विदाउट एयर हम लोग नहीं रह सकते हैं, उसी तरह क्रॉप जो है वो विदाउट एयर का नहीं रह सकते हैं। तो आप लोग इतना ही समझ गए होंगे कि हम लोग सॉइल को पहले सीड्स को बोने से पहले, सो करने से पहले मिट्टी को तैयार क्यों करते हैं। आप लोगों ने इतना तो समझ ही गया होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है वाई डज द लूजिंग ऑफ सोयल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, स्टार मार्क कर लीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट माध्यम के अपने अपने विचारों से देना है कि हम लोग सबसे पहले लूज क्यों करते हैं, किसको, सोयल को लूज क्यों करते हैं, और क्यों आसानी से और कैसे आसानी से जो रूट होता है, जो हमारे फसल का जो रूट होता है वो ब्रीथ कर लेता है। तो गाइस इसको आंसर आप बताइएगा क्योंकि ये यदि आप इतना समझ जाएंगे तो आप प्रिपेयरिंग द सॉइल का जो टॉपिक है वो समझ जाएंगे। कह रहा है यहाँ पे द लूज्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रो ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो ये हमें ग्रोथ करता है, किसमें, हमारे फसलों को ग्रोथ करता है। अंडरवर्म जो होता है, केचुआ होता है गाइज, अर्थवर्म को हम लोग अंडरवर्म नहीं गाइज, बार बार हमें अंडरवर्म याद आ रहा है, यहाँ पे अर्थवर्म लिखा हुआ है। अर्थवर्म होता है केचुआ। आप लोगों ने एक कीड़ा को देखा होगा जो कि सांप के जैसा दिखता है, स्नेक की जैसा, उसको ही अर्थवर्म कहते हैं। तो गाइज अर्थवर्म किसान का फ्रेंड भी होता है। जिस खेत में अर्थवर्म रहता है उस खेत का उपजाऊ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसमें प्रेजेंट जो उस सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स और अर्थवर्म जो होता है वो हमारे क्रॉप को ग्रो करने में मदद करता है, हेल्प करता है, यूजफुल होता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फ्यूचर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड
ह्यूमस टू ईट। यानी हम आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि ये जो अर्थवर्म, केचुआ और माइक्रोब्स होता है वो किसानों का फ्रेंड होता है। तो यहाँ पे सच बात है, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो जीव हैं वो किसानों का फ्रेंड होते हैं। हमारे भविष्य को क्या करते हैं गाइज, फसल को उत्पाद करने के लिए, हमारे भविष्य में फसल को उत्पाद करने के लिए फर्दर क्या करते हैं, लूजन सॉइल को करते हैं ताकि इसमें ह्यूमस आए, नमी आए। बट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूज्ड। तो बताइए हम लोग सॉइल को क्यों लूज करते हैं गाइज, लूज की तरफ बढ़ा देते हैं, यानी करना, इसको लूज करना जरूरी ही क्यों है, आवश्यकता ही क्यों है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं अभी। कह रहा है यहाँ पे यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर्स, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम लोगों ने पहले ही सीख चुका है अपने पिछले क्लासेस में कि सॉइल जो होता है वो मिनरल्स, वाटर और एयर को कंटेन्स करता है। किसके लिए, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी लिविंग जीव के लिए। इन एडिशन इस मिलावट में जो है डेथ प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, यानी इस ऑर्गेनिज्म जो भी प्लांट और जानवरें डेथ करते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल में डिकम्पोज करते हैं। सॉइल के द्वारा क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द डेथ ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि इस तरीक़ों से जो हमारे जो खेतों में, समझ जाइए एक प्रकार के जो हमारे खेतों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो जो हमारे खेत में पहले से बोया हुआ पौधे होते हैं वे जब सड़ते गलते हैं तो उसमें हुमस लाते हैं, और उस हुमस में हमारे न्यूट्रिशन का जो होता है वो निर्माण होता है। तो गाइज इतना जान जाइए कि जब हम लोग सॉइल को बैक और क्या करते हैं, बैक इनटू द सॉइल करते हैं, यानी उसको उड़ाते पुड़ाते हैं, तो हमारे जो उसमें डेथ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो भी न्यूट्रिशन उस सड़ते गलते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन का जो फॉर्मेशन करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर गेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, यानी इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम बोते हैं फसल को, उसके द्वारा किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, ऑब्जॉर्व किया जाता है, लिया जाता है। तो गाइस इतना तो आप समझ गए होंगे कि जितनी ज़रूरी हमें क्रॉप को प्रोडक्शन करना, उतनी ही ज़रूरी हमें इन सारे बातों को ध्यान रखना होता है। तो गाइस हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं जो कि आप उसको कमेंट माध्यम के द्वारा दीजिएगा कि कैसे जब जो अर्थवर्म होता है वो फार्मर का किसान कैसे होता है, तो आप इसको बताइए गाइज। हम आपको इसका आंसर यदि आप नहीं बता पाएंगे तो हम आपको एक अलग वीडियो के द्वारा हम देंगे। तो आप कम से कम एक जो भी होता है इच्छुक होता है आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो हम इसलिए आपसे क्वेश्चन बार बार किए जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रो, turning and loosening of brings nutrients rich soil to top of that plant can use these nutrients thus. Turning and loosening of soil very important for cultivation of crop. गाइज हम आपको बता दें कि हमारे अर्थ में कुछ ही उसके लेयर का जो कुछ ही सेंटीमीटर क्रॉप को प्रोडक्ट्स यानी ग्रोथ करने में हेल्प करता है गाइज। इसलिए हम जब सॉइल को टर्निंग लूजनिंग करते हैं तो उसका जो सॉइल होता है वो ढीला हो जाता है, उसमें ढीलापन हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो क्रॉप होता है वो ग्रोथ कर पाता है, और न्यूट्रिएंट्स ब्रेथ जो भी होता है वो अपना काम कर पाता है। तो गाइस आपने इतना समझ गया होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसमें, तो टर्निंग और लूजनिंग में। जब हम टर्न लूजनिंग करते हैं सॉइल को तो हमारा जो खेत
खेत में जो फसल होता है वो बहुत ही अच्छा से होता है, बहुत ही ग्रोथ में होता है, हरा भरा होता है। तो इतना आप समझ जाइए गाइज, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे कुछ कह रहा है कि टिलिंग और प्लॉइंग। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड टिलिंग और प्लॉजिंग। यानी टिलिंग में होता है जुताई करना गाइज, और प्लॉइंग में भी होता है जुताई करना। तो आप लोग समझ जाइए कि लूजनिंग और टर्निंग के प्रक्रिया को ही हम लोग जुताई कहते हैं। यानी जब हम जोतते हैं तभी तो हमारे मिट्टी जो होता है, आपने देखा होगा देहातों में कि कुछ किसान जो होते हैं अपने बैल की सहायता से एक जो होता है हल, एक नुखारदार जो होता है उससे अपने सॉइल को क्या करते हैं, खोदते हैं। उसको ही हम लोग कहते हैं लूजनिंग और टर्निंग। तो आप इस एक्टिविटी को करने के लिए यदि आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपको देहात में जाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा। यदि किसान से आप मिलकर इन सब बातों को पूछते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में। दिस डन बाय यूजिंग प्लॉग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। गाइज यह जो प्लग होता है वो वुड और आयरन का बना होता है। आप लोग जान जाइए, यहाँ पे हम आपको फिगर के माध्यम से बता देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए दो बैल हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, यदि आप देहात की ओर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे दो बैल हैं जिनके हेड पर क्या हुआ है, एक लकड़ी का एक बड़ा सा जो डंडा होता है वो रखा हुआ है, और यहाँ पे जो नीचे जो अर्थ में जो हला हुआ है इसमें होता है आयरन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आयरन नेल है और ये लकड़ी का बना होता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, इस आयरन नेल को प्लॉगिंग शेप भी कहते हैं हम लोग। इस आयरन नेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लॉगिंग शेप कहते हैं। और इन सारी लकड़ियों को, सॉरी ये जो बेंड हुआ है इन लकड़ियों को हम लोग कहते हैं प्लॉग शेयर कर सकते हैं, प्लॉग शेयर कर सकते हैं। और इसको हम लोग ये जो आदमी है, जो ये किसान है, इसको अपने हैंड से पकड़ता है। इस पार्ट को पकड़ के क्या करता है तो जुताई करता है। और यहाँ पे जो एक डंडा लगा हुआ होता है उसको बैलों को जो हेड होता है, बैलों का हेड उस पर लगाया जाता है। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे गाइज कि कैसे इन सारे औजारों का यूज होता है, इस प्लग का यूज होता है। तो चलिए अपने लाइन्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको हमने फिगर के माध्यम से समझा दिया गया, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। कह रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लॉइंग। यदि अगर सॉइल बहुत ही सूखा हुआ है, यदि मिट्टी बहुत ही सूखा हुआ है तो उसमें ये आवश्यकता होता है क्या गाइज, तो गाइज जब हमारा जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा सूखा होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर को मिलाना बहुत ही, प्लॉग उसको जुताई करने से पहले वाटर को मिक्स करना बहुत ही आवश्यक होता है। द प्लॉग फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रबल्स। मतलब आप यहाँ पे कह रहा है, जब हम सॉइल को जुताई करते हैं, जब मिट्टी का जो हम लोग जुताई करते हैं तो उसमें कुछ बड़ा बड़ा पीसेस निकलता है, सॉइल का बड़ा बड़ा पीसेस निकलता है, उसी को हम लोग क्रम्स कहते हैं। गाइज आप लोग समझ जाइए, हमने आपको बताया था कुछ छोटा बड़ा जो उसको ढेला कहते हैं, जो टुकड़ा होता है, पीस होता है सॉइल का, उसको हम लोग क्रम कहते हैं। इट इज़ द नेसेसरी टू ब्रेक दिज क्रम्स विथ अ प्लैंक। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इन बड़े बड़े क्रम को टूटना, छोटे छोटे पार्ट में टूटना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह जो होता है इसके साथ प्लैंक होता है हमारे सॉइल को, ठीक है। द फील्ड इज लेवल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेबर। तो गाइस एक लेबर होता है जिसको एक लकड़ी से बनाया जाता है। गाइस आप इतना समझ जाइए कि कुछ एक पटरी जैसा होता है, उसमें रस्सी बांध कर जो हमारे किसान होते हैं उसको क्या करते हैं, उस सॉइल को लेवल करते हैं, एक बराबर करते हैं। आप जब यहाँ पे एक लकड़ी का वुड होता है, एक लकड़ी का पटरी होता है, इसमें एक रस्सी बांध कर जो किसान होता है
वो क्या करता है, तो सॉइल का लेवल करता है। तो उसी लेवल में हमारा जो इरिगेशन का जो पर्पज होता है उसमें संभव हो पाता है। यदि हमें इरिगेशन करना है तो इससे पहले क्या करना होगा, एज वेल एज हमें क्या करना होगा, तो पहले लेवल करना होगा किसको, सॉइल को। चलिए अपने आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सम टाइम मेजर इज एडेड टू मैन्यूअर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग, यानी कुछ समय बाद जो हमारा टिलिंग होता है, जो जुताई, जिसमें जुताई किए होते हैं, उसमें मैन्यूअर को ऐड करना बहुत ही आवश्यक होता है। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विथ सॉइल, यानी ये जो हम हेल्प करता है हमारे सॉइल को मैन्यूअरिंग में, प्रॉपर मैन्यूअरिंग में मदद करता है। तो सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, यानी सॉइल को पहले वाटर कीजिए, यानी वाटर से पहले क्या कीजिए, सोने से पहले क्या कीजिए, वाटर उसमें रख दीजिए, यानी वाटर में क्या कीजिए, उसमें वाटर मिला दीजिए, जिससे हमारे जो सॉइल होते हैं यदि ड्राई रहेंगे तो हमारे फसल को अधिक उत्पाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले क्या कीजिए कि उसमें सॉइल को क्या कीजिए, सॉइल में क्या कीजिए, वाटर को मिक्स कीजिए, ऐड कीजिए। यहाँ पे एक और टॉपिक दिया हुआ है जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी जब हम कृषि करते हैं तो उसमें औजारों का उपयोग होता है। तो आइए हम समझते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रिक सॉइल टू साइज ऑफ कैन टू गेट बेटर यील्ड, यानी जब हम लोग सोइंग के पहले, जब हम लोग सोइंग करते हैं उसके पहले क्या करते हैं, ये नेसेसरी होता है कि सॉइल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होना होता है, विभाजित होना होता है। उसके बाद से जो हमारा अनाज जो होता है, जो हमारा गेंस जो होता है, वो बेटर यील्ड कर पाता है, उपज पाता है। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, यानी इसको हम लोग संभव कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के टूल्स के मदद से। द मेन टूल्स इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज एंड प्लग, होल एंड कल्टीवेटर, यानी कल्टीवेटर और प्लग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो सॉइल को करते हैं, इनके मदद से हम लोग कर सकते हैं ये काम। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक जो बैल जो है, ये जो दोनों बैल हैं, यहाँ पे कुछ कुछ बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, इसको जूतने के लिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए इन जो औजार है, ये जो औजार है, जो लकड़ी का जो औजार है, ऊँट का जो औजार है, इसका हेल्प लिया जाता है। तो हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। तो चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कह रहा है कि प्लग कर रहा है, प्लग। गाइज हम लोग प्लग किसे क्या कहते हैं, आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। गाइज इसी को हम लोग प्लग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग प्लग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, प्लग कहते हैं। यही जो प्रक्रिया होता है हमारा, उसको प्लग कहते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। प्लग, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्लग के बारे में। तो कह रहा है यहाँ पे, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल एडिंग द फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, यानी ये पहले के ज़माने में, यानी सिंस प्राचीन समय के ज़माने में सॉइल को जुताई करने के लिए किया जाता था इस प्लग का यूज। ठीक है, इसमें क्या करना है, एडिंग मैन्यूअर ऑफ फर्टिलाइजर, यानी क्रॉप को फर्टिलाइजर के लिए एडिंग करना है कुछ कुछ, जो बताएगा अभी। जो भी अपना इम्प्लीमेंट्स है अपना शो कर रहा है इस चैप्टर के, इस टॉपिक के चैप्टर में। तो यहाँ पे है रिमूविंग द वीड्स, यानी खरपतवार को हम लोग रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्रैपिंग ऑफ सोयल ईटीसी, यानी सोयल को क्रैपिंग भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर्स ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, हॉर्स, कैमल ईटीसी, यानी हम आपको बता दें कि इन इम्प्लीमेंट्स को हम लोग लकड़ी से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। और ये जो होती हैं दो बैलों के या फिर अलग अलग जानवर जैसे हॉर्स, कैनल हो गए हैं, उनके मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो इन औजारों को बनाते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड
प्लॉसियर, यानी हमने आपको बताया था कि जो 3 कोना का जो एक आयरन नेल होता है, हम आपको फिगर के माध्यम से बता देते हैं कि प्लॉसियर किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लॉसियर लिखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पे समझिए, प्लॉसियर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो 3 कोना का जो है, यहाँ पे देखिए गाइज समझिए, यहाँ पे 3 कोना का ऐसे बना हुआ है जो कि इसको प्लग कहते हैं। देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं प्लॉसियर। यही जो है, यही पार्ट जो होता है वो आयरन का बना होता है, बाकी सब पार्ट जो होता है वो लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। तो हम इसी को क्या कहते हैं गाइज, तो प्लॉसियर कहते हैं। प्लॉसियर कहते हैं यहाँ पे, प्लॉसियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉट ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शेप। यानी जब हम लोग एक, आप देखे होंगे उस प्लग शेप, सॉरी प्लग में एक लंबा सा लकड़ी होता है, उसी को हम लोग प्लग शेप कहते हैं। आइए हम आपको फिगर के माध्यम से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एक लंबा सा लकड़ी है, यहाँ पे एक लंबा सा लकड़ी है, सॉरी यहाँ पे एक लंबा सा लकड़ी दिया हुआ है, इसी को हम लोग प्लग शेप कहते हैं। यहाँ इसी को हम लोग कहते हैं प्लग शेप। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे गाइज। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले लाइन्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ। यहाँ पे जो हैंडल था, वहाँ पे एक शेफ था जो कि अदर एंड अट्रैक्ट टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बॉल बुल स्नेक। यानी जो दूसरा जो एक लंबा सा जो लकड़ी था, उस दोनों के कोना में, इंड में 2 बैल थे। यहाँ पे एक बैल और यहाँ पे एक बैल था। उसको अपने गर्दन पर लिए जुताई कर रहा है। यहाँ पे आपको बता दिए थे हम आपको पहले ही। देखिए, 1 पेयर्स ऑफ द बुल एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। फिगर 6 में देखिए, आप फिगर 6 में देखिए कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए, हम आपको पूरा टॉपिक ही बता देते हैं जो भी अभी तक आप पढ़ाए हैं। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गाइज कि ये जो डंडा है, ये जो लकड़ी का जो बना होता है, यहाँ पे 2 बैलों के गर्दन पर रखा हुआ है। दोनों जो कोना है, इंड है, वो दोनों के बैलों पे रखा हुआ है। और ये जो है प्लग, ये जो है प्लग शेयर जो का पार्ट है, प्लग शेयर का जो पार्ट है, वो जो पार्ट है वो सॉइल के जो इंटर में लगा हुआ है, उसको जुताई कर रहा है। यहाँ पे ये जो हैंडल होता है वो हमारे किसान भाई साहब पकड़े रहते हैं, हैंडल किए रहते हैं। इन्हीं का कमांड से, इनका कमांड और इन दोनों बैलों का कमांड से ही हमारा जो होता है जुताई संभव हो पाता है। तो आप लोग इतना बहुत ही अच्छाई से समझ गए हैं, तो समझ जाइए कि आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं। तो इस चैप्टर को यहीं पे, मतलब इस पार्ट का यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग अगला टॉपिक अपना देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है कुछ इस प्रकार से है। हम लोग इस टॉपिक के बाद ये सारे सोइंग सीट्स ये सब पढ़ेंगे। तो आप लोग तत्काल में यहीं तक अपने टॉपिक को समाप्त कीजिए। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सोइंग करते हैं, ये सब इम्प्लीमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। कल्टीवेटर पढ़ेंगे। देखिए हमारे नए ज़माने में कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के जो जूतने वाला है वो आया है। तो हमने पहले ज़माने का आपको बता दिया, अब नए ज़माने का भी पढ़ेंगे कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए, यदि आपको यहाँ तक समझ आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को अभी भी कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड एंजॉय योर हाउस।